हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक सोल्यूबिलिटी। इससे पहले हमने मोलैरिटी तक कंप्लीट कर लिया था, हमने बुक से भी पढ़ा था और मैंने पर्सनल आपको नोट्स भी शेयर किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सोल्यूबिलिटी। तो बिना टाइम वेस्ट के हम सोल्यूबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, मैंने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको पता चल जाए। राइट, तो चलिए हम कोशिश करते हैं बुक से लेकर पढ़ने मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूबिलिटी क्या है हमको ये पता होना चाहिए। तो सोल्यूबिलिटी बहुत ही इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ध्यान से समझिएगा, मतलब कोई भी एक हमें स्पेसिफाइड टेम्परेचर दे दिया, फिक्स टेम्परेचर दे दिया, उस फिक्स टेम्परेचर पर जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट में डिजोल्व हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी टेम्परेचर पर जो हमें गिवन सोलवेंट है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो जाए तो हम उसको बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। तो यही देखो लिखा हुआ है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो हमारा सोलवेंट सोल्यूट होता है उसके नेचर पर। अब सोलवेंट सोल्यूट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सोल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सोलवेंट होता है। तो उस पर डिपेंड करता है और एज वेल एज टेम्परेचर और प्रेशर पर भी करता है भाई, उसको टेम्परेचर और प्रेशर पर भी उसकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। राइट, तो लेट अस कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और ए गैस इन लिक्विड। तो हम यही इफेक्ट को देखेंगे किसमें, सॉल्यूशन जो है उसमें सॉलिड और गैस का लिक्विड में। यानी कि हम इफेक्ट देखेंगे कि जब हम सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो क्या होता है, या फिर हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम। देखिए बच्चों, मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाकर भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बहुत ईजी है, इसमें ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन द सोलवेंट एंड सोल्यूट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए इसके बाद आता है यहाँ पर ये सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड, ये बेटा किसी बच्चे की बुक है जो मेरे पास खुद की पर्सनल नहीं है फिलहाल के लिए, तो ये सब उसी का ही है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड, मतलब कि हर सॉलिड जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो गिवन लिक्विड में डिजोल्व हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व रेडली इन वाटर, मतलब सोडियम क्लोराइड और चीनी जो होते हैं ये पानी में इजीली घुल जाते हैं, जबकि नेफ्थलीन और हम एथ्रेसीन की बात करें तो ये डू नॉट, ये नहीं घुल पाते। अगर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें, नेफ्थलीन जो होता है वो एथ्रेसीन में डिजोल्व हो जाता है रेडली इन, लेकिन बेंजीन जो होती है वो नहीं डिजोल्व हो पाती। समझ में आ रहा है? बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट, ये मतलब डिजोल्व नहीं हो पाते, लेकिन अगर हम नेफ्थलीन और आर्थ्रेसीन की बात करें तो ये बेंजीन में इजीली डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट पोलर सोल्यूट, हमने क्या देखा कि जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं पोलर सोलवेंट में। राइट, ये लिखा है, एंड नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सोलवेंट, और जो नॉन पोलर सोल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सोलवेंट में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि ए सोल्यूट डिजोल्व इन अ सोलवेंट इन द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन और सिमिलर इन द टू और वी में से लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब कोई भी जो सोल्यूट है वो किसी भी सोलवेंट में डिजोल्व हो जाएगा। कब होगा? जब दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो इक्वल हो, सिमिलर हो कहने का मतलब। ठीक है, तो क्या होगा, वे जो होंगे सबस्टेंस जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर लिखा है ना लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, अब देखो व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट, मतलब हमारे पास कोई सोल्यूट है जिसकी क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सोलवेंट, अगर
हम सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं, सोलवेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सम सोल्यूट क्या होते हैं, सम सोल्यूट डिजोल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सोल्यूशन। मतलब जब हम किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो सम सोल्यूट, कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जो डिजोल्व होकर उसकी कंसंट्रेशन, किसकी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, देखो मान लो ये मेरे पास एक सोलवेंट है, क्या है हमारे पास, ये सोलवेंट है, तो इसकी यहाँ पर फिलहाल कंसंट्रेशन मान लीजिए थोड़ी है, घट रही है मान लो। तो जब मैं इसमें सोल्यूट ऐड करूँगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो सोल्यूट के ऐड होने से जो हमारा सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यही लिखा है कि जब हम सॉलिड सोल्यूट को एडिड करते हैं सॉल्वेंट में तो कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, अब कुछ सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्यूशन में कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑन द सॉल्यूशन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जब हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल से टकराते हैं और विलियन जो होता है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होता है उससे सेपरेट हो जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। मतलब तो एक ऐसी प्रोसेस आती है जब यहाँ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो एक ऐसी प्रोसेस आती है कि ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये सेम रेट से अकर होने लगती है। समझ में आ रहा है। तो अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट एंड द स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है। अब हम सबको पता है सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो एट द स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एट दिस स्टेज मतलब इस पोजीशन पर हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें किसके, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो किस पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर और उसके प्रेशर पर, इन्हीं कंडीशन पर तो डिपेंड करता है। तो सिमिलरली प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैस आर डिजोल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, तो यहाँ पर कर रहा है कि अगर गैस आर डिजोल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, अगर गैस लिक्विड में डिजोल्व हो रही है तो ऐसे सॉल्यूशन में नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बच्चा मैंने अपनी तरफ से इजी लैंग्वेज में भी लिखा है, तो वहाँ से मैं आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर या फिर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जब हमारा सोल्यूट जो है वो घुलना बंद कर दे, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर सोल्यूशन जो होता है उसमें मोर सोल्यूट डिजोल्व हो जाए, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, कंटेन मोर डिजोल्व सोल्यूट देन द सैचुरेटेड, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ तक अभी हमने देखा एट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर दिखा दिया ये डायरेक्टली, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद द सॉल्यूशन विच इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर, सॉरी लाइन रिपीट हो गई, द सॉल्यूशन विच इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम विच अनडिजोल्व सॉल्यूशन is a saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. The concentration of the solute in such a solution is its solubility. तो वही solute की जो concentration होती है solution में वही हो क्या होती है, solubility होती है, ठीक है। Earlier we have observed that solubility of the one substance into another depend on the nature of the substance. In addition
to these variable two other parameters, that is temperature and pressure, and control the phenomenon। मतलब अगर हम बात करें अब टेम्परेचर की और प्रेशर की, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें तो अगर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि हमारे पास कोई सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, ये लिक्विड है, और हम इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ध्यान सुनो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज, यानी कि उसके टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब फर्क क्या पड़ेगा, फर्क सीधा सा पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो आपने एक ग्लास वाटर लिया और एक ग्लास वाटर में आपने शुगर ऐड किया, ठीक है, तो उसकी जो टाइमिंग होगी वही नॉर्मल हो गई। लेकिन अगर मान लो मैं पानी को गर्म कर दूं और फिर उसमें मैं शुगर ऐड करूं, तो आप देखोगे कि शुगर जो है वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी नॉर्मल से, समझ रहे हो। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि पानी को गर्म किया, दैट मीन टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो हमारा शुगर था उसकी भी सोल्यूबिलिटी जो होगी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का बेटा कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता सोल्युबिलिटी पर, तो यही लिखा है मैंने, प्रेशर हैज़ ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो यही चीज़ें आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। हो सकता है बेटा आपको थोड़ा सा ये टॉपिक बोरिंग लगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें समझाने वाली है, कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, तो बस आप मेन चीज़ें समझते जाइए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मेन चीज़ें आप इसे पढ़ती जाइए, मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी, वहाँ से मेन चीज़ें आप देखते जाइए, लेकिन सारा टॉपिक को क्लियरली समझना वो भी ज़रूरी है। तो हम अब आ गए हैं, अब तक तो हमने क्या कि किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड की सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, अब हम किसी भी लिक्विड के अंदर गैस की सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्टली आपको बताऊं तो मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर, बहुत सारी गैस है जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन डिजोल्व्स ओनली स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, अब ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है वाटर में, इट इज़ द डिजोल्यूशन ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वाटिक लाइफ। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl जो होती है वो हाईली सोल्यूबल होती है वाटर में। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये जो होती है वो हाईली इफेक्टेड होती है, गैस जो होती है वो हाईली इफेक्टेड होती है टेम्परेचर और प्रेशर से, ठीक है। अब इसमें बेटा एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है हेनरीज लॉ। आपको मैं बता दूं हेनरी लॉ को हम एक अलग से वीडियो में अच्छे तरह से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूं कि हेनरीज लॉ होता क्या है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है कि व्हेन अ गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड इन इट इज़ कॉल्ड द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है। जैसे CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक सभी पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो हमारी गैस होती है वो CO2 होती है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो प्रेशर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो हमारी गैस की सोल्युबिलिटी है वो भी बढ़ती है, समझ में आ रहा है। अब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जितना आप उसको हिलाकर ओपन करते हो, ठीक है, तो गैस उतनी स्पीड से गैस बाहर निकलती है, आपने देखा, तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है, वो एकदम स्पीड से निकलती है। तो हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ ने सीधी सी बात ये कही थी कि जब हम किसी भी गैस और सोल्वेंट पर प्रेशर लगाते हैं तो जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर हम लगाएंगे उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो सीधी सी बात कही है कि गैस सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोल्युबिलिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ा सोल्यूबिलिटी बढ़ी, प्रेशर घटा सोल्यूबिलिटी घटी। देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे रखा है, देखो ये हमारे पास कोई बीकर है, कुछ भी है, तो देखो इसमें नीचे जो है यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, और ऊपर सोल्यूट की फॉर्म में हमने यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स ले लिए, और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन रख दिया है, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा वेट रख दिया है, कितना भी मान लीजिए आप, थोड़ा सा वेट रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सॉल्यूशन बन गया ये, जिसमें हमारा गैस और मतलब दोनों सोलवेंट और सोल्यूट है। लेकिन अगर मैं इस पर प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट करूँ, देखो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा था, यानी कि वेट सीधी सी बात है, वेट प्लस वेट होगा तो प्रेशर हुआ, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा वेट रख दिया, तो जैसे जैसे वेट रखा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे हैं आप। तो पिस्टन जैसे नीचे की तरफ आएगा तो गैस की सोल्युबिलिटी जो होगी वो सोलवेंट में ज़्यादा डिजोल्व होना स्टार्ट कर देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसका सीधा सा रीजन है वेट, यानी कि प्रेशर। तो हैरीज तो ये बोलता है कि जो किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है उसके प्रेशर पर, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी, ठीक है। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसके लॉज वगैरह सब कुछ, मतलब सॉरी लॉज नहीं, इसके रूल्स वगैरह जो भी है वो सब अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अभी आप फिलहाल इतना देख लीजिए कि हेनरी लॉ क्या बोलता है। अब बात करते हैं अगर हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ये उल्टा होता है, इसमें प्रेशर दिया सोल्युबिलिटी बढ़ी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सोल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है। जैसे वार्म कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो वार्म कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो गैस जो होती है वो लूज करती है क्विकली। आप देखना कोल्ड ड्रिंक जो काफ़ी टाइम तक खुली छोड़ दोगे, रखी हुई होती है, तो उसकी जो गैस होती है वो बहुत क्विकली एकदम निकल जाती है, पता भी नहीं चलता, और ना ही उसमें कोई टेस्ट वगैरह कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पर गैस प्रेशर रहता है तो हमारा जो गैस की सोल्युबिलिटी रहती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हेनरीज लॉ, ठीक है, पढ़ लिया है। इसके न्यूमेरिकल को अगर हम देखें, इसके लिए बेटा हमें हेनरीज लॉ को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है P=KHX, ये वाला फॉर्मूला जो कि हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। तो अभी हम इसको टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें बेटा एक टॉपिक और है, ये वाला टॉपिक ले चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसको ला साताले का नियम भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, ले सातेलिए रूल। तो बेसिकली बेटा ये होता क्या है, अगर ऐसे मैं कहूँ कि हम किसी भी इक्विलिब्रियम में स्थित, मतलब इक्विलिब्रियम में किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन पर जब हम चेंज कर देते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम जो होता है उसका जो चेंज होता है उसके क्या बोलते हैं, विरोध को क्या बोलते हैं, मतलब विरोध मतलब ओपोज द चेंज, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सिंपली कहूँ तो इफ़ अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट ओपोज द चेंज। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, ला साताले का रूल, ठीक है, या प्रिंसिपल। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरीज लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे।